हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट कर रहा हूं, अध्याय 13, लेक्चर नंबर 1 है। ये जो अध्याय बच्चों मुश्किल से 4 से 5 लेक्चर यदि अच्छे तरीके से हो जाएगा तो आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों से उम्मीद है कि इसके पहले हमने चैप्टर 1 से चैप्टर 12 तक यानी अध्याय 1 से अध्याय 12 तक कंप्लीट बढ़िया आप लोगों के लिए बच्चों वीडियोज रिकॉर्ड करके प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है, अपलोड कर दिया है। बहुत सारे बच्चों ने देखा भी है। आप लोग भी जाइए प्लेलिस्ट में क्रम से देखिए, हर एक टॉपिक को क्लियर करिए। चलिए शुरू करते हैं। आज बच्चों चैप्टर का नाम है नाभिक और नाभिक के बारे में ही बात करेंगे, नाभिक की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, है ना। और बच्चों न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, है ना, परमाणु द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इन पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, इसलिए आप लोगों को हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है बच्चों। तो यदि हम बात करें कि नाभिक के बारे में बच्चों, तो आप लोगों ने सबसे पहले पढ़ा है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक देखते चलते हैं क्योंकि हमको नाभिक तक पहुंचना है। थॉमसन, ठीक है, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में क्या बताया था बच्चों? थॉमसन का परमाणु मॉडल, जिसे प्लम पुडिंग का मॉडल भी कहते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि जो आपका परमाणु है, परमाणु जो होता है वो कैसा होता है? परमाणु गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? गोलाकार होता है। ठीक है, और धनावेश तथा द्रव्यमान, धनावेश तथा द्रव्यमान हर जगह समान रूप से वितरित रहते हैं। धनावेश तथा द्रव्यमान, है ना, ये खोखला गोला है और बच्चों इसी द्रव्यमान के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है वो धंसा रहता है। किस तरीके से धंसा रहता है? जैसे गूदे में, जैसे तरबूज के गूदे में दाने धंसे रहते हैं, उसी प्रकार से बच्चों परमाणु एक खोखला भाग है जिसमें द्रव्यमान और धनावेश समान रूप से वितरित हैं, और इलेक्ट्रॉन जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में दाने धंसे रहते हैं, उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन इस पूरे द्रव्यमान और धनावेश के बीच में धंसा हुआ रहता है। यह आपका थॉमसन का परमाणु मॉडल आया। थॉमसन के परमाणु मॉडल के बाद रदरफोर्ड साहब का परमाणु मॉडल आया। किसका आया? रदरफोर्ड का। इन्होंने कहा कि ये आप लोग गलत बता रहे हो, है ना। रदरफोर्ड ने क्या बोला कि आप लोग गलत बता रहे हो। रदरफोर्ड का मॉडल क्या बताता है कि बोले ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन धंसे रहते हैं, बल्कि इस खोखले परमाणु में अधिकांश भाग खोखला है, अधिकांश भाग खोखला है, और जो सेंटर पॉइंट है इसी नाभिक में कहीं ना कहीं धन आवेश और दूसरा द्रव्यमान है, कहीं ना कहीं धन आवेश और द्रव्यमान है, और अधिकांश खोखला भाग है। सभी संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, समझ में आया। थॉमसन ने बताया कि इलेक्ट्रॉन भाई धन आवेश और द्रव्यमान के बीच में गुथा हुआ है, जिस प्रकार से तरबूज के गूदे में इलेक्ट्रॉन धंसा है। रदरफोर्ड साहब आए बोले ऐसा नहीं है, जो धनावेश और द्रव्यमान है कहीं सेंटर पे अपने प्रयोगों में, भाई अब पूरा प्रयोग तो नहीं पढ़ाएंगे ना, थोड़ा बेसिक पृष्ठभूमि देख रहे हैं। उन्होंने बोला, रदरफोर्ड ने बोला कि संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान कहीं ना कहीं एक जगह फिक्स है, जिसे हम परमाणु का केंद्र बोलते हैं, नाभिक बोलेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन सभी संभव कक्षाओं में क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, वृत्ताकार मार्ग पर गति करते हैं। अब इस रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियों को दूर करने के लिए बोर साहब बोले कि भाई तू इलेक्ट्रॉन को जो हर संभव कक्षाओं में घुमा सकते हो, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन फिक्स ऊर्जा कोश वाले अपने वृत्ताकार पथ पर ही चक्कर लगाता, मतलब एक निश्चित ऊर्जा वाले कक्षा में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ऐसा नहीं है कि कभी यहां वहां, हाँ, ऊर्जा लेकर के, ऊर्जा देकर के अपने कक्षा में परिवर्तित हो सकते हैं। बाकी हर एक इलेक्ट्रॉन जो है अपनी एक निश्चित ऊर्जा कोश वाले वृत्ताकार मार्ग पर ही चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के रदरफोर्ड ने बताया भाई साहब कि ये जो हमारा ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कब आया था बच्चों? 1911 में। कब आया था? 1911 में। और इसी को आगे शोधित करते 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 1900 लगभग 19 में
लगभग 1919 में, यहाँ की बच्चों सन आपके बुक में सही है, हाँ 1919 में ही सही है। 1919 में उन्होंने बताया कि नाभिक में जो है वो प्रोटॉन है, नाभिक में क्या है, प्रोटॉन है जो कि धनावेशित है। कब बताया, सन 1919। अच्छा लिखा भी तो है कि प्रोटॉन की खोज सन 1919 में रदरफोर्ड ने बता दी। ठीक है, पहले तो बताया कि नाभिक में धनावेश है, अब उस धनावेश का नाम प्रोटॉन बोला गया। नाभिक में धनावेश क्यों, क्योंकि जब अल्फा कण धनावेशित अल्फा कण को भेजा गया तो उससे विक्षेपित होकर के विचलित हुआ। विचलित होने का निष्कर्ष से निकला कि यदि अल्फा कण विचलित हो रहा है तो कहीं ना कहीं वहां पर धनावेश है, इस बात की पुष्टि होती है, क्योंकि धनावेश धनावेश को ही धक्का दे सकता है। तो इस बात की पुष्टि हो गई कि धनावेश कहाँ है, नाभिक में। 1919 में अपने प्रयोगों के आधार पर बताया कि ये जो धनावेश है उसे हम प्रोटॉन बोलते हैं। किसने बच्चों, रदरफोर्ड ने बताया 1919 में प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, अब ये प्रोटॉन की बात तो चलो, प्रोटॉन की खोज हो गई है ना, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए, फिर बाद में शोध करते करते प्रोटॉन की खोज कर दिए। अब ये जो द्रव्यमान है, बोला कि भैया ये प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें हैं, प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और ऐसी चीजें हैं कि इसका जो मास है वो उसको निर्धारित करता है। तो इसके प्रयोग को व्यक्त करने के लिए सर्वप्रथम बच्चों यहां पर बोथे और बेकर ये अपना प्रयोग किए। थोड़ा समझिएगा कि ये बोला गया कि नाभिक में द्रव्यमान है और प्रोटॉन है। प्रोटॉन तो पता चल गया, लेकिन बोले अभी कुछ और है भाई, कुछ और है। तो लोगों ने थोड़ा सा और अपना प्रयोग आगे बढ़ाया, क्योंकि किसी चीज को शोध करने के लिए किसी एक व्यक्ति ने बता दिया, आगे चलकर भैया इसको कुछ और वर्जन हो सकता है। यदि नाभिक में द्रव्यमान और धनावेशित दृढ़ पिंड है, केंद्र जो है दृढ़ है, इसका मतलब प्रोटॉन के साथ साथ कुछ और हो सकता है। तो ये हमारे बोथे और बेकर साहब थे, उन्होंने ज्ञात क्या किया, क्या प्रयोग किया कि जब अल्फा कण, ठीक है बच्चों, कौन सा कण, अल्फा कण, कौन सा कण, अल्फा कण बेरिलियम की या बोरान या लिथियम से टकराते हैं, जब अल्फा कण बेरिलियम से, बोरान से, लिथियम से टकराते हैं तो अत्यंत वेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं। मतलब अल्फा कणों को हम किससे टकराते हैं बच्चों, धक्का मराते हैं, मरवा दो धक्का, बेरिलियम से, बोरान से, लिथियम से। तो उन्होंने पाया कि उच्च वेदी किरणें उत्सर्जित होती हैं, भैया वहां से किरणें उत्सर्जित हो रही हैं। अब ये संशय वाली बात है ना कि भाई यदि धन आवेशित निकल रहा तो प्रोटॉन है, लेकिन ऐसा निकल रहा है कि जिसको आगे चलकर 1932 में चैडविक साहब ने कहा कि किरणें तो निकलती है। किसने, बोथे और बेकर ने सिर्फ इतना बताया कि अल्फा कणों को बेरिलियम बोरान में यदि हम बौछार करा दें तो वहां से किरणें निकलती है, लेकिन पुष्टि किसने की, 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक चैडविक साहब ने। उन्होंने क्या बताया कि ये किरणें ऐसे कणों से मिलकर बनी होती है जिनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से लगभग बराबर होता है, लगभग बराबर, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, थोड़ा सा अधिक भी हो सकता है ना, थोड़ा सा वही अधिक हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक हो सकता है, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अधिक हो सकता है, लगभग बराबर होता है। ये कण विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होते, अर्थात ये कण अनावेशित होते हैं और इन कणों का नाम न्यूट्रॉन रखा गया। देखो बच्चों समझो, धनावेश नाभिक पे है, इस बात की पुष्टि तो पहले रदरफोर्ड ने ही बता दिया, लेकिन द्रव्यमान जो है केवल धनावेशित के द्वारा निर्धारित नहीं होता। तो उन्होंने बोला कुछ न कुछ तो है। तो हमारे कौन है, बोथे और बेकर। कब बात की, 1930 की बात कर रहे हैं। 1919 में धनावेश की खोज हो गई, 1911 में नाभिक पता चल गया कि सेंटर है, नाभिक है। 1930 में बोथे बेकर ने बताया कि जब हम बेरिलियम या बोरान पर अल्फा कणों की बौछार करते हैं तो कुछ जो है किरणें निकलती है, कुछ वहां से कुछ ना कुछ वहां से तरंग के रूप में बाहर आती है, जिसको पुष्टि करने के लिए 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक बोले ये जो किरणें हैं ये ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं जो विक्षेपित ही नहीं होते हैं, न धन से न ऋण से, मतलब ये उदासीन है। उदासीन मतलब न्यूट्रल, यानी इसमें कोई आवेश नहीं है, और इन कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया गया। और बाद में बताया गया कि अब नाभिक में अकेला धनावेश नहीं, द्रव्यमान बस नहीं कर सकते हो, बल्कि नाभिक में एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं जिनका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, और इन्हीं को जोड़ते हैं बच्चों तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आती है। द्रव्यमान संख्या जिसको हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं,
यहां तक किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताओ कि न्यूट्रॉन की यदि खोज के बारे में बच्चों 2 नंबर में क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बता सकते हो कि प्रोटॉन की संख्या को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या को एन से, तो परमाणु संख्या कितनी आ गई, द्रव्यमान संख्या सॉरी, यहां पर बच्चों आपका एन है और एन प्लस जेड इन दोनों के योग के बराबर होता है। यदि न्यूट्रॉन की खोज के बारे में बात कर दी जाए तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि सर न्यूट्रॉन जो होता है इसका सर्वप्रथम प्रयोग कौन ने किया, 1930 में बोथे और बेकर ने ज्ञात किया कि जब अल्फा कणों के बेरिलियम में बोरान पर बौछार की जाती है तो वहां से क्या एक अत्यंत वेदी किरणें उत्सर्जित होती है, जिसको पुष्टि करने के लिए 1932 में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जे चैडविक ने बताया कि ये कैसी किरणें होती हैं, ये ऐसी किरणें होती हैं या ये किरणें ऐसे कणों से मिलकर बने होते हैं जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग या किसी से विक्षेपित नहीं होते, ना तो विद्युत क्षेत्र से ना तो चुंबकीय क्षेत्र से, अर्थात इनमें किसी प्रकार का कण नहीं है, ये न्यूट्रल है, इसलिए इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा बच्चों। क्या पड़ा, न्यूट्रॉन पड़ा। मतलब ये बच्चों आपका परमाणु हो गया, सेंटर में नाभिक है, तो नाभिक में 2 चीज है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की संख्या ही परमाणु क्रमांक कहलाता बच्चों, और ये न्यूट्रॉन की संख्या को कैपिटल एन, और इन दोनों को जोड़ देते हैं, इन दोनों को जब जोड़ देते हैं तो हमारा परमाणु द्रव्यमान संख्या निकल कर आता है, यानी द्रव्यमान संख्या ए का मान निकल कर आ जाता है। ठीक है। और बच्चों यदि इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग को हम इनकी टोटल योग की बात करें तो न्यूक्लियन कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन देखो बच्चों आप लोगों को मिलेगा, मैं सारा चीज ऐड करके लाता हूं, यदि कोई बच्चा चाहे कि हमें नोट्स बनाना है तो बिल्कुल प्रॉपर बना सकता है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का सम्मिलित रूप न्यूक्लियन कहलाता है। यानी टोटल द्रव्यमान, द्रव्यमान संख्या की बात नहीं की जा रही, टोटल द्रव्यमान की बात की जा रही है कि प्रोटॉन पे टोटल मास कितना है, न्यूट्रॉन पे टोटल मास कितना है, तो वो न्यूक्लियन कहलाता है। ध्यान रखना बच्चों, नाभिक, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियन में डिफरेंस है। नाभिक तो नाभिक हो गया, हम आकार नाम दे, लेकिन न्यूक्लियन क्या है, यानी प्रोटॉन में टोटल प्रोटॉन की कितनी द्रव्यमान है और न्यूट्रॉन की टोटल कितनी द्रव्यमान है, उनका योग न्यूक्लियन कहलाता है। और यदि उनकी संख्या को जोड़ोगे कि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन, तो द्रव्यमान संख्या आएगा, द्रव्यमान टोटल द्रव्यमान नहीं आएगा, द्रव्यमान संख्या निकल कर आएगा। यहां पे आप लोग माइंड से उतार देना भूत कि हमने द्रव्यमान निकाला, प्रोटॉन 10 है और वो 11 है तो टोटल हो गया 21, ये इसका द्रव्यमान हो गया। द्रव्यमान नहीं, वो द्रव्यमान संख्या है, क्योंकि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है उसके 10 प्रोटॉन के मल्टीपल के बराबर होगा। भाई देखो भाई, मैं कह रहा हूं कि नाभिक में 10 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है, एक प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है और 10 प्रोटॉन है, जब उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्रोटॉन का टोटल द्रव्यमान निकल कर आएगा। तो द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान में डिफरेंस है, नहीं तो फिर आप लोग कह दो कि सर सब वही है, सब वही है, ऐसा नहीं है बाबूजी। तो न्यूक्लियन क्या है, जितने प्रोटॉन है उनका द्रव्यमान और जितने न्यूट्रॉन है उनका द्रव्यमान, वो सम्मिलित योग न्यूक्लियन कहलाता है। ध्यान रखना, जो परमाणु क्रमांक होता है बच्चों, प्रोटॉन की जो संख्या होती है वही परमाणु क्रमांक होती है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन का 1 है, मतलब उसमें 1 प्रोटॉन है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना, 1 है, तो यानी 1 प्रोटॉन है। हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, मतलब इसमें प्रोटॉन की संख्या 2 है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, मतलब बच्चों प्रोटॉन की संख्या 17। समझ में आया। तो जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, जिससे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे, जेड से। यानी क्लोरीन 17 है और इधर 34 है, मतलब जेड बराबर कितना हो गया, 17 हो गया बच्चों। और ये 34 जो है ए बराबर है, तब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो घटा देंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या निकल कर आ जाएगी। द्रव्यमान संख्या क्या है सर, नाभिक में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या का योग, संख्या की बात कर रहा हूं, द्रव्यमान का योग नहीं, द्रव्यमान का योग न्यूक्लियन कहला जाएगा। लेकिन यहां पर बच्चों संख्या का योग, द्रव्यमान संख्या, यानी प्रोटॉन की टोटल कितनी संख्या, न्यूट्रॉन की टोटल कितनी संख्या, उन दोनों को जोड़ेंगे तो द्रव्यमान संख्या निकल कर आएगी। अभी भी बार बार बता रहा हूं समझ में आया ना बच्चों। यानी जो द्रव्यमान संख्या है इसको अपन कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि उसके परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर है। अब जैसे पहले बच्चों मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि मान लीजिए यहां पर लिखा हुआ है क्लोरीन ही लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ 17 और इसका 35, इसमें आपको ए जेड एन का मान बताना है। ए मतलब द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या आपका 35 हमेशा ऊपर लिखा जाता है। जेड बच्चों प्रोटॉन की संख्या यानी क्रमांक तो 17 है। और फिर बच्चों
यहां पर 35 रखोगे, यहां पे 17 रखोगे तो n का मान आ जाएगा कितना, n का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 18 आ जाएगा। यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 18। ऐसे दे देता है क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, और आप लोगों से कोई भी 3 में से कुछ भी पूछा जा सकता है। 2 नंबर में आ जाएगा कि इस परमाणु के A, Z और N का मान निकालो। तो फिर कहोगे सर ने तो पढ़ाया था, कोई दिक्कत ही नहीं है बच्चों। जैसे यूरेनियम है परमाणु क्रमांक 92 और इसका 238। ये आपका क्या है बच्चों, ये आपका A है, ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका Z है। तो N कैसे निकालेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, तो 8 में 2 जाएगा 6, 13 में 9 जाएगा 4, और बच्चों 146 N का मान आ गया। ठीक है, बड़ा खतरनाक है भाई, है ना। तो देखो यहां पे प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या में डिफरेंस है, तो ये सारा चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। तो मतलब न्यूक्लियन का मतलब होगी कि टोटल प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का योग न्यूक्लियन है, लेकिन द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या कितना, योग कर दो। चीजें क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। देखो भाई आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा मजेदार तरीके से आप लोग पढ़ो, रट्टाफिकेशन वाला काम नहीं होना चाहिए। न्यूट्रॉन के गुण के बारे में क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है बच्चों। न्यूट्रॉन आप लोगों ने क्या कहा भैया कि न्यूट्रॉन जो निकलता है, हम अल्फा कण बेरिलियम या बोरान पर बौछार करते हैं। इसका प्रयोग हम नहीं पढ़ेंगे यहां पर, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, बोर्ड लेवल के क्वेश्चन। बोर्ड में कैसे आता है, हमारे मन में समझ में भी आ जाए, रटना नहीं है, इतना डीप में नहीं घुसना है कि साला हम उतना अंदर घुस जाएं कि निकल ही ना पाए। हमने कहा बेरिलियम हाँ एक तत्व है, बोरान है परमाणु है, मारा धक्का अल्फा कण निकले तो तीव्रगामी एक किरण निकल रही भाई, उस किरण को न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक, हमने देखा नहीं, हम भी नहीं देखे भाई, हम वहां तक लैब तक पहुंचे नहीं, इतने अच्छे लैब में, इतने पैसे वाले थोड़ी है कि हम लंदन में जाकर पढ़ाई कर लेंगे, या कि बड़े से अच्छे इंस्टीट्यूट में। भाई बचपन से ही उतना पैसा नहीं था, नहीं तो आज हम क्यों यहां गला फाड़ते। एक मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चे किसी तरीके से एक छोटे शहर में पढ़ाई किए, वो भी 2-3 साल, लौट आए घर। उसके लिए पैसा चाहिए। लोग कहते हैं ना बिना पैसे सब हो जाता है, तो जुज भी 2000-5000 बच्चों में कोई एक बच्चा बिना पैसे काम हो जाता है, लेकिन सबके साथ नहीं होता। ठीक है, तो आज यदि पापा के पास खूब सारा पैसा होता तो काश यहां पर ना होता भैया, बढ़िया नाच का नौकरी कुछ होता, गवर्नमेंट जॉब बेहतरीन। आपसे कौन कहता कि बच्चों 100 रुपए का नोट्स ले लो, हमें भी कुछ खर्चा चलाना है। मतलब 100 रुपए की नोट्स हम देते हैं प्रॉपर ना, तो लोग सोचते हैं कि सर बहुत महंगा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया न्यूट्रॉन जो है वो किसी भी विद्युत चुंबकीय न विद्युत क्षेत्र न चुंबकीय क्षेत्र कहीं से प्रतिकर्षित होता ना तो आकर्षित होता, यानी न्यूट्रल रहता है। तो पहला जो प्रॉपर्टी बच्चों ये बिल्कुल उदासीन रहता है, यानी अनावेशित, इसमें किसी प्रकार से कोई आवेश नहीं होता, और इसका जो द्रव्यमान है लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब आप लोग बताओ प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणे 10 घाते माइनस 27 किलोग्राम। इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1.67, चार अंक तक हमें भी याद नहीं है, 4 अंक तक हमें भी आज तक याद नहीं है ना, लेकिन फिर भी आप लोग 26 लिख लो, 26 गुणे 10 घाते -27। ठीक, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, 1.67 यहां 4 ना हो जाता है, गुणे 10 घाते -27। इसलिए ये न्यूट्रॉन के लिए हो गया, ये प्रोटॉन के लिए। तो प्रोटॉन से थोड़ा सा द्रव्यमान, हल्का सा द्रव्यमान अधिक होता है, ज्यादा द्रव्यमान अधिक नहीं होता बच्चों, ज्यादा द्रव्यमान अधिक नहीं रहता। ठीक है, आप लोगों के भी थोड़ा सा जो भी आपका रिस्पॉन्स रहता है वो सब देखना पड़ता है, गले भी बैठ जाते हैं बच्चों। चलो ठीक, तो बात कर रहे हैं कि द्रव्यमान की बात करें तो थोड़ा सा हल्का से अधिक होता है, बाकी लगभग दोनों 1.67 दशमलव के 2 अंक तक ही वैल्यूएबल होता है, लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं होता, ये भारी नाभिक के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, आवेश नहीं है तो प्रवेश कर जाते हैं, अतः नाभिकीय विखंडन हेतु न्यूट्रॉन का प्रयोग किया जाता है।
ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को पता है। विखंडन मतलब तोड़ना है, ठीक है। आप लोग बताना हाइड्रोजन बम, आगे पढ़ाऊंगा लेकिन अभी बता रहा हूं, हाइड्रोजन बम नाभिकीय विखंडन या संलयन पर आधारित है। आप लोग कमेंट करके बताना हाइड्रोजन बम जो बनता है, परमाणु बम जो बनता है, किस पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का आप लोग जवाब देना, ठीक है। आगे चलकर नाभिकीय विखंडन संलयन पढ़ाएंगे तो बढ़िया है। और एक चीज और बता देता हूं, जैसे सूर्य से आने वाली किरणें हैं, है ना, प्रकाश के रूप में उत्सर्जित हो रहा है सूर्य से, उसमें कौन सी क्रिया होती है, तो उसमें संलयन होता है। संलयन मतलब जुड़ना, और बच्चों आपका जो विखंडन मतलब होता है टूटना। तो इसी चैप्टर में पढ़ेंगे नाभिकों का टूटना, नाभिक टूट करके, है ना, 3 नए नाभिक का निर्माण करेंगे विखंडन में। न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थायी होता है किंतु स्वतंत्र अवस्था में स्थायी नहीं रहता है। अत्यंत अल्प समय के लिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रॉन में विघटित हो जाता है। कहने का मतलब सेंटर में रहता है तो स्थायी रहता है, लेकिन कुछ समय के लिए भैया यदि धक्का मारोगे, जैसे मान लीजिए लोहे का एक गोला है, उसको कितना भी धक्का मार लो निकलेगा नहीं, लेकिन एक ऐसी समय सीमा होती है उसकी भी, हर चीज की भी, कि वो भाई टूट सकता है, ऐसा चीज है। तो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज आप लोग तैयार कर लो। आज का क्या टास्क खत्म हो गया? बिल्कुल टास्क खत्म नहीं हुआ है। अब आगे हेडिंग डालो बच्चों, न्यूट्रॉन की विशेषता हो गई ना, अब आगे हेडिंग डालो आप लोग नाभिक की विशेषताएं। अभी मेन काम तो बचा ही है, नाभिक की विशेषताएं। क्या? नाभिक की विशेषताएं। अब आप लोगों से गुजारिश ये है कि यहां पर लिखूंगा कम, समझाऊंगा ज्यादा, ठीक। सबसे पहले नाभिक का आकार कैसे निकाला जाता है? क्या सर? नाभिक का आकार। नाभिक का आकार, फिर इसके बाद अपन निकालेंगे क्या? इसके बाद निकालेंगे बच्चों नाभिक का घनत्व। ओके, चलिए। ठीक, मैं मान के चलता हूं कि नाभिक का आयतन भी है, नाभिक का आयतन भी है। अब न्यूक्लियन में मतलब टोटल जो आपका नाभिक है उसमें द्रव्यमान संख्या कितनी बच्चों? ठीक है, न्यूक्लियनों की संख्या, ठीक, द्रव्यमान संख्या जिसे बोलते हैं, जिससे द्रव्यमान का निर्धारण होता है। यानी न्यूक्लियन की भी संख्या हम कह सकते हैं। न्यूक्लियन की संख्या, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग न्यूक्लियन कहलाता है। तो न्यूक्लियन की संख्या यानी द्रव्यमान संख्या कैसे निकालेंगे? मान लीजिए ए है। अब बच्चों आप सबको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए सर? कि जो आपका आयतन है वो किस पर डिपेंड करेगा? वो सीधा सीधा क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगा। ठीक है, आयतन जो है, आयतन यानी जो नाभिक का आयतन है नाभिक के अंदर, वो क्षेत्रफल पे नहीं, वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? थोड़ा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पर। ये आपका नाभिक है, ये परमाणु है, बीच में नाभिक है। नाभिक में क्या क्या है बच्चों? प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। इन दोनों का योग ही आपका क्या कहलाता है? न्यूक्लियन कहलाता है, यानी द्रव्यमान संख्या एक प्रकार से। ठीक है, इन टोटल का द्रव्यमान का न्यूक्लियन कहलाता है, इन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या कहलाया। ठीक है सर, तो इसका जो आयतन है, जो आयतन है बच्चों, वो किसके समानुपाती हो जाएगा? वो आयतन समानुपाती हो जाएगा ए के। यदि नाभिक की त्रिज्या r है, यदि नाभिक की त्रिज्या r है, तो भाई ये गोलाकार होगा। नाभिक कैसा होगा? गोलाकार होगा। नाभिक की त्रिज्या r है तो v बराबर क्या हो जाएगा सर? 4/3 पाई r क्यूब। सही है सर, इसलिए यहां पर लिखोगे आप 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, समानुपाती ए, समानुपाती ए।
जहां पे 4/3 पाई जो है बच्चों एक नियतांक है, जो नियतांक है। अब ये कुल मिलाकर के r³ का जो मान है वो समानुपाती होगा a के। बोले सर 4/3 पाई कहां चला गया? ये नियतांक है सर, ये नियतांक है, इसको हम हटा भी सकते हैं। ये नियतांक है, इसको हम हटा भी सकते हैं। अब बच्चों ये घन है, इधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा, मतलब पावर का 1/3 हो जाएगा। और जब समानुपाती हटाते हैं, समानुपाती हटाते हैं तो एक नियतांक लग जाता है बच्चों r0 1/3। जहां r0 का मान फिक्स होता है 1.2 होता है। कितना होता है सर इसका मान? 1.2 r0 1.2 गुणे 10 घाते -15 मीटर। ठीक। अब बच्चों a का मान यदि पता है तो r का मान आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, यदि a का मान पता है तो r का मान आसानी से निकल कर आ जाएगा। r0 का मान हमें पता है 1.2 10 गुणे। ठीक है, इस तरीके से बच्चों यानी हम बात करें कि इसके आकार का जो क्रम आएगा वो कैसे आएगा? 10 घाते -15 मीटर के क्रम का आएगा। 10 घाते -15 मीटर के क्रम त्रिज्या है, ये त्रिज्या है बच्चों। ये क्या है? त्रिज्या निकल कर आई है, आकार नहीं निकला है। आकार होता है 10 घाते -10 मीटर। ठीक है, प्रयोगों के आधार पर इसकी त्रिज्या तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि 10 घाते -15 मीटर के क्रम का प्राप्त होगा, है ना। और परमाणु का आकार, यदि त्रिज्या का क्रम बोले बच्चों, त्रिज्या यदि आप लोग त्रिज्या तो आप लोग सीधा बोलोगे 10 घाते -15 मीटर। और आकार बच्चों, आकार 10 घाते -10 मीटर होता है। ये आप लोगों को थोड़ा समझा दिया। मान लीजिए कभी आ गया है ना कि इसके आकार को समझाइए तो आप लोगों को इतना करना पड़ेगा। ठीक, यानी आकार से जो त्रिज्या है, देखो जरा, ठीक है, नाभिक की त्रिज्या गड़बड़ है भाई, गड़बड़ है। ये तो गड़बड़ है सर, आधार नहीं सर। परमाणु नाभिक का जो आकार है, नाभिक का आकार वो आएगा 10 घाते -15 मीटर। इस क्रम में त्रिज्या है, दुगना करेंगे इसी क्रम में आएगा। और बच्चों परमाणु का आकार, हाँ, परमाणु का आकार जो होता है, हमें नाभिक का आकार निकालना था, उसका हम क्रम में बता दी बच्चों 10 घाते -10 मीटर। ये चीज होता है, यानी कहीं ना कहीं यानी इन दोनों में डिफरेंस देखिए, 10 घाते -5 मीटर का डिफरेंस है। यानी आकार जो होता है वो नाभिक का आकार छोटा होता है, काफी छोटा होता है ना, परमाणु के आकार से। इसलिए कहते हैं अधिकांश भाग खोखला है जहां पे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। थोड़ा सा नाभिक का आकार हेडिंग लगा के थोड़ा सा आप लोग लिख लो बच्चों। इसके बाद अपन बात करेंगे नाभिक का घनत्व। ठीक है, नाभिक घनत्व ये आता है, क्वेश्चन आ जाएगा 2 नंबर में। फिर आप कहोगे सर ये हमें समझ में नहीं आया और आपने पढ़ाया नहीं था। और हमारा टास्क सोच रही है बच्चों कि एक भी पॉइंट आपके सिलेबस का ऐसा ना रह जाए कि आप लोगों को लगे कि सर आपने नहीं पढ़ाया, ऐसा पॉइंट है ना। चलो आगे बात करते हैं बच्चों नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व, नाभिक का घनत्व, घनत्व कैसे निकलेगा? नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान बटे नाभिक का आयतन। नाभिक का आयतन। सर ये जो द्रव्यमान है वो कैसे निकलेगा? तो चूंकि आप सबको पता है कि द्रव्यमान संख्या कितना होता है, द्रव्यमान जो संख्या है वो a है बच्चों, वो किसके योग के बराबर है?
जो द्रव्यमान संख्या वो किसके योग के बराबर है? Z और धन n के योग के बराबर है द्रव्यमान संख्या। अब द्रव्यमान संख्या से द्रव्यमान निर्धारित नहीं होता, मैंने पहले बताया कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अलग है, और द्रव्यमान संख्या और बच्चों यदि हम द्रव्यमान संख्या की बात करें या किसी प्रोटॉन का द्रव्यमान या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ये दोनों डिफरेंस है। द्रव्यमान संख्या और वास्तविक द्रव्यमान में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि भाई एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान है ना। यदि मैं मान लीजिए कहता हूं कि एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन का कुछ न कुछ यदि हम द्रव्यमान योग करें तो कुछ न कुछ तो निकल कर आएगा, क्योंकि प्रोटॉन का भी द्रव्यमान 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम है। किलोग्राम बताया कि मीटर बता दी भाई, द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए। हमने क्या बताया यहाँ पे बच्चों? थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूं आज। हाँ, किलोग्राम होना चाहिए, केजी ही बताया सर, कोई दिक्कत नहीं। तो यदि मैं कहता हूं कि मैं ये कहता हूं बच्चों, थोड़ा शॉर्टकट में समझना, कि यदि मान लीजिए टोटल ये नाभिक का द्रव्यमान बोला है ना, तो यदि मैं औसत द्रव्यमान स्मॉल m मानू, औसत द्रव्यमान कैसे? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का औसत द्रव्यमान स्मॉल m, औसत द्रव्यमान लगभग जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, क्योंकि एक प्रोटॉन है एक न्यूट्रॉन है, इनका भी द्रव्यमान होगा। तो हर एक प्रोटॉन का मान लीजिए द्रव्यमान कितना है? औसत द्रव्यमान है 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। एक का है तो टोटल कितना होगा? ए होगा। थोड़ा समझना नहीं, यहां पे कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। कैसे कंफ्यूज सर? मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन का कोई ना कोई ऐसा द्रव्यमान होगा कि नहीं होगा? द्रव्यमान संख्या द्रव्यमान में अंतर है। कैसे है सर? मैं ये बोल रहा हूं भाई कि टोटल प्रोटॉन और टोटल न्यूट्रॉन उसकी द्रव्यमान संख्या आ गई, लेकिन इनका औसत द्रव्यमान होगा कुछ ना कुछ। जैसे औसत द्रव्यमान में मान के चलता हूं यही है, तो मैं इसके लिए मैं मान सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का औसत द्रव्यमान कितना है बच्चों? स्मॉल m है। ठीक है भाई, न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान मान के चलता हूं यहां पे कि माना न्यूक्लियनों का औसत द्रव्यमान m है। कितना है बच्चों? m है। औसत द्रव्यमान स्मॉल m है, तब नाभिक का द्रव्यमान कितना हो जाएगा बच्चों? तब नाभिक का द्रव्यमान ma हो जाएगा। बाकी तो नाभिक का आयतन आपको पता ही है, तो यहां पे वैल्यू पुट कर देंगे। नाभिक का घनत्व और आयतन कितना होता है? 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब का मान रख दो सर, r क्यूब का मान रख दो। कैसे? ये ma है 4/3 पाई, जब r क्यूब का मान रखोगे तो r0, r का मान रखो 1/3 क्यूब। ठीक है, तो ये अपना कितना हो जाएगा? ma 4/3 पाई r0 क्यूब, और a बचेगा बच्चों। a से a आपका कट जाएगा, a से a कट जाएगा, क्योंकि ये बच्चों आपका वर्ग से वर्गमूल खत्म, घन से घनमूल, तो आ गया 3/4 m/पाई r0। ये घनत्व का सूत्र आ गया, नाभिक का घनत्व। नाभिक का घनत्व आ गया बच्चों, ये आप लोग तैयार कर लेना, है ना। ठीक, ये आप लोग तैयार कर लेना। चलिए अगला जो पॉइंट है बच्चों, नाभिक का जो आवेश कितना होगा? नाभिक का आवेश, नाभिक का आवेश
नाभिक का आवेश कितना होगा? ये जो आवेश होगा बच्चों वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ई के मल्टीपल होगा। एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है और टोटल कितना प्रोटॉन है, टोटल कितना प्रोटॉन है, आवेश की बात कर रहे हैं ना सर। यहां पर न्यूट्रॉन नहीं ले सकते, नहीं नहीं नहीं, वो तो उदासीन है। तो नाभिक का आवेश कितना है बच्चों, इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और याद रखना बच्चों, नाभिक के अंदर कौन सा बल लगता है, तो प्रबल आकर्षण बल लगता है। नाभिक के अंदर, नाभिक में, या नाभिक की बात करता हूं, नाभिक में कौन सा बल लगता है, नाभिक में प्रबल आकर्षण बल लगता है। प्रबल आकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है सर, प्रबल आकर्षण बल किसके किसके बीच लगता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच, एक दूसरे को बांध कर रखते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन पे धन आवेश और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। तो नाभिक पर प्रबल आकर्षण बल यानी वैद्युत आकर्षण बल लगता है, कूलाम्ब आकर्षण बल लगता है, ठीक। तो ये नाभिक के प्रॉपर्टी हो गए। और लगभग बच्चों जो भी परमाणु है उसका 99%, 99.99% आपका जो टोटल संपूर्ण द्रव्यमान है उसके नाभिक पर ही होता है, ओके। यानी परमाणु का 99% द्रव्यमान उसके नाभिक पर ही होता है, ये एक भी प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से आज का हमारा क्लास खत्म होता है, ठीक है। लास्ट के कुछ चीजें ऐसी है कि कभी एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन पूछ ले तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ना। क्वेश्चन आ जाए ऐसा ही आ जाए, कैसे आ जाए सर, कि नाभिक के आकार को समझाइए। 2 नंबर में नाभिक के आकार से क्या तात्पर्य है, गणितीय व्याख्या बताओ, फिर दिक्कत हो जाएगा। आ जाएगा नाभिक के घनत्व की गणितीय व्याख्या, नाभिक के घनत्व का सूत्र निकालिए, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरीके से इसलिए मैं करा दिया बच्चों। नाभिक का आवेश, आवेश कितना होता है, तो टोटल प्रोटॉन में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, या एक प्रोटॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। तो प्रोटॉन की संख्या है, तो हमेशा इसे नाभिक के पर आवेश की बात करें तो ये नाभिक पे माइनस होना ही नहीं चाहिए, तो केवल प्लस कर दो। कैसे कर दो कि एक जेड और ई का मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। क्योंकि नाभिक पे धन आवेश होगा बच्चों, इसलिए अपना माइनस हो ही नहीं सकता है ना। तो सर ये केवल और केवल धन हो सकता है क्योंकि प्रोटॉन है, क्या है, प्रोटॉन है। ऋण लिख ही नहीं सकते क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो ऐसे में अपना आज का क्लास खत्म होता हुआ बच्चों, है ना। पहला क्लास था और आप लोग, उम्मीद करता हूं कि आज के इस क्लास को तो देख ही लिए होंगे। देखो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, इसलिए बच्चों आप लोग मिस मत करना, सारे लेक्चर्स देखना। आधे घंटे से ऊपर लेक्चर ही सारे चीज आएंगे, 2-3 लेक्चर में खत्म भी हो जाएगा चैप्टर, ठीक है। देखो बच्चों, मासूमियत चेहरा ऐसे ही होता, गले बैठ जाते हैं। आप लोगों को लगता होगा ना कि सर भाई थोड़ा कोर्स लेट कर दिए, सुबह 9 बजे या 9:30 बजे के बीच में स्कूल निकल जाना, 4 बजे 4:30 के बाद वहां से आना, 5 बजे घर पहुंचना, पूरा दिन जो है मेन टाइम स्कूल में चला जाता है। और वो भी गवर्नमेंट स्कूल नहीं। एक बच्चे ने आज कमेंट किया था कि सर आप गवर्नमेंट में हो, नहीं यार, गवर्नमेंट में हो जाता ना, एक बार होने था, लेकिन थोड़ा सा कुछ ना कुछ गड़बड़ी है इसमें। अब सरकार को कहें, आप खुद को कहें, कुछ समझ में नहीं आता, अभी भी केसेस चल रहा है उसका। तो नोट्स वगैरह सब कुछ फ्री होता। मेरा उद्देश्य हो गया था, उस वीडियो को केवल एक ही बार बताया था कि बच्चों मैं गवर्नमेंट टीचर बनने जा रहा हूं, और एन वक्त में 10 अगस्त 2023 को ज्वाइनिंग लेटर आता है और हम 700-800 बच्चों का होल्ड हो जाता है, और अभी भी होल्ड है। 2 साल हो गए और मैंने टास्क बना लिया था कि यदि मैं गवर्नमेंट जॉब हो कर लूंगा तो किसी तरीके से बच्चे से नोट्स नहीं लूंगा, नोट्स के पैसे नहीं लूंगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर धमाल मचाएंगे, सब कुछ फ्री। हो सकता है जितना अर्निंग यहां से होती तो 2-3 टीचर और लाकर आप लोगों के लिए करते, क्योंकि अपना खर्चा वहां से चल जाता। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। आज के डेट में यूट्यूब पे वीडियोज भी यदि नहीं चल रहे हैं तो फिर पैसे भी इनकम नहीं होता बच्चों, क्योंकि 200-300 व्यूज में पैसे नहीं होते इनकम पर। फिर भी हम पढ़ा रहे हैं, कम से कम जब 4,000-5,000 लोग देखते हैं तो 80 रुपए बनते हैं बच्चों, 80-85 रुपए। इस समय मान लीजिए 90 रुपए चल रहा है डॉलर की। तो इसलिए आप लोगों से एक छोटा सा अमाउंट कहा जाता है कि बच्चों सपोर्ट करो, नोट्स लो, ताकि हम भी अपना खर्च चला सके और आपके लिए भी मेहनत कर सके। प्राइवेट का जॉब है, 10 से 12 हजार मिलता है एज ए गेस्ट टीचर, है ना। प्राइवेट मतलब सरकार के ही स्कूल में जाते हैं, सरकारी स्कूल में ही जाते हैं, लेकिन कब वहां से भाग जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कब वहां से भगा दिया जाए कोई गारंटी नहीं रहता। एज ए गेस्ट टीचर आप लोग देखिएगा, आपके विद्यालय में भी होंगे कि यदि कोई गवर्नमेंट टीचर आ गया तो उनको हटाना ही पड़ेगा,
पर क्या करें, बेरोजगारी है, करना पड़ता है। ये दुख और दर्द अंदर की बात है, आपसे बयां हो गया, क्षमा प्रार्थी हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।